हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आगे अपन करेंगे। डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए कौन सा स्टार्टर काम में लेते हैं? सीरीज मोटर के लिए केवल 2 पॉइंट स्टार्टर होगा। शंट और कंपाउंड के लिए 3 पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं और 4 पॉइंट का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन सीरीज मोटर के लिए केवल 2 पॉइंट स्टार्टर ही लगेगा। 3 पॉइंट और 4 पॉइंट जो है ये सीरीज मोटर के लिए काम में नहीं आ सकते। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? या तो फील्ड के टर्मिनल बदल करके या फिर आर्मेचर के सिरे बदल करके हम बदल सकते हैं, इसलिए प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच इंसुलेशन कौन सा होता है? तो हम सब जानते हैं अबरक भरा जाता है, माइका होगा। प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग रिंग क्यों लगाते हैं? दोस्तों, शेडेड पोल मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। इनको स्टार्ट करने के लिए या तो हम कैपेसिटर लगाते हैं या फिर हम रेजिस्टेंस या फिर शेडिंग रिंग का उपयोग करते हैं। यानी इसका काम है घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, या फिर यूं कह सकते थे कि एक फेज को 2 फेजों में बांटना। प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल फेज वाली शेडेड पोल मोटर में किस प्रकार का रोटर होता है? तो दोस्तों, शेडेड पोल मोटर में केज टाइप रोटर होता है, ये हम सब जानते हैं। स्लिपरिंग मोटर में वाउंड रोटर होता है और कैपेसिटर मोटरों में भी केज रोटर ही होता है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी केज रोटर। केज रोटर का मतलब होता है शॉर्ट सर्किटेड चालक छड़ें होती है एल्यूमिनियम की, और यानी वाइंडिंग नहीं होती है। वाउंड रोटर में कॉपर की तार की वाइंडिंग होती है, जबकि केज रोटर में शॉर्ट सर्किटेड एल्यूमिनियम चालक होते हैं। तो प्रश्न का उत्तर अपने बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में डम्मिंग कॉइल क्यों लगाते हैं? तो ये यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए होती है, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए होती है। उत्पन्न यांत्रिक असंतुलन को ये समाप्त कर देती है। ये एक अतिरिक्त कॉइल होती है। दोस्तों, इस पर प्रश्न हम पहले कई बार बना चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में यदि एयर गैप बढ़ा दे तो क्या होगा? एक तो मोटर का पावर फैक्टर घट जाएगा, दूसरा मैग्नेटिक करंट है वो भी बढ़ जाएगी, यानी मोटर अधिक लेगिंग हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक धारा बढ़ेगी, इसी से तो पावर फैक्टर घटता है। इसलिए प्रश्न का उत्तर दोस्तों सी होगा। ए और बी दोनों, पावर फैक्टर भी कम होगा और मैग्नेटाइजिंग करंट की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी, यानी इंडक्टिव प्रकार की ज्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए कौन सा स्टार्टर है? स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के लिए केवल एक ही लगता है, जिसको रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर या रोटर रियोस्टेट स्टार्टर भी कह सकते हैं अपन, और 3 फेज बाहरी प्रतिरोधक भी अपन इसको कह सकते हैं। यानी स्टेटर को 3 फेज सीधी सप्लाई, जबकि रोटर को बाहरी प्रतिरोधक के जरिए हम शॉर्ट करते हैं। जबकि स्क्रू केज इंडक्शन मोटर को हम डीओ स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर और ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी अपने प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन। तो जॉगिंग को इंचिंग भी कहते हैं दोस्तों। तो जॉगिंग या इंचिंग का मतलब होता है रुक रुक कर मोटर को चलाना। यानी हम जैसे ही कमांड देते हैं तो मोटर लगातार चलती है, लेकिन ये इंचिंग सर्किट या जॉगिंग सर्किट ऐसा होता है दोस्तों कि इसमें होल्डिंग कॉन्टेक्ट नहीं होता है। यानी होल्डिंग वाला कॉन्टेक्ट हटा देते हैं। जो स्टार्ट पुश बटन के समांतर क्रम में ऑक्सिलरी एनो पुश बटन लगता है दोस्तों, वो नहीं होता है इसमें। तो जैसे ही अपन मोटर को कमांड देते हैं तो मोटर चल जाती है, लेकिन स्टार्ट पुश बटन छोड़ते ही वो क्या होती है, फिर बंद हो जाती है। तो हम जितनी देर कमांड देते हैं मोटर उतनी देर ही चलती है, इसलिए अपन इसको जॉगिंग या इंचिंग के नाम से जानते हैं। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार किसी उप परिपथ में लाइट एंड फैन सब सर्किट हो तो कितने पॉइंट और कितना उपभोग बिंदु हो सकता है? लाइट एंड फैन में 800 वाट और 10 उपभोग बिंदु होते हैं दोस्तों, सबको याद ही होगा। और अगर पावर सब सर्किट में पूछ लेते तो 3000 वाट और 2 अधिकतम उपभोग बिंदु हो सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर अपने ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच किस पर लगाए जाते हैं? तो स्विच हमेशा फेज तार पर लगाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जीवित तार दी है तो ध्यान रखना, फेज तार को दूसरा लाइव वायर भी कहते हैं। लाइव हिंदी में यानी सजीव तार उसको, या जीवित तार भी कहते हैं। यानी सजीव, जीवित या कला वायर के नाम से इनको जानते हैं। लाइव तार या फिर अपन इसको फेज तार भी कह सकते हैं। और उसके बीच ध्यान रखना श्रेणी क्रम में लगता है। अच्छा, स्विच की बात नहीं है, फ्यूज भी यही लगते हैं, ध्यान रखना है। और श्रेणी क्रम में लगता है फेज तार के, वो भी दोनों। अगला प्रश्न है, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? तो वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए तो आजकल सतही कंड्यूट वायरिंग सबसे ज्यादा उपयोग ली जाती है। लाइटिंग के लिए किसी वर्कशॉप में सबसे बेटर होती है। हालांकि घरेलू अगर बात की जाए फिटिंग के लिए, तब कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग को वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक का कोई व्यास है कंड्यूट है
25 mm तक व्यास का कोई कंड्यूट पाइप है तो इसके लिए सेटल कौन से होने चाहिए। दोस्तों ये एक स्टैंडर्ड आंकड़ा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि सतही कंड्यूट पाइप वायरिंग जब अपन काम में लेते हैं तो 25 mm तक का अगर कंड्यूट पाइप हो तो सेटल 20 SWG से कम का नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, स्टैंडर्ड आंकड़ा है दोस्तों, प्रश्न को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक कंड्यूट के लिए विद्युत निरंतरता क्यों आवश्यक होती है। यानी अगर कोई कंड्यूट पाइप मेटालिक है, जैसे आयरन की अपन सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, या तो PVC होती है या फिर आयरन होती है, तो ये यूं कह रहे हैं कि अगर आयरन का कोई कंड्यूट हो तो उसके लिए फिर हम ग्राउंड वायर को साथ में क्यों भेज देते हैं। तो दोस्तों इसके दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि अर्थिंग का सर्किट अलग से देने की जरूरत नहीं होती, ग्राउंड सर्किट साथ में बन जाता है। और दूसरा है कि ओवर करंट से प्रोटेक्शन अपन को मिल जाता है। तो प्रश्न का उत्तर ई करेंगे कि C और D दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सर्विस लाइन में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा की टेपिंग निकालनी है तो ओवरहेड लाइन में तो फिर ब्रिटानिया T जॉइंट का उपयोग करते हैं। यानी ऐसे सीधी लाइन जा रही है तो यहाँ से वो ब्रिटानिया T जॉइंट निकलता है, T टाइप का जॉइंट होता है। और ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट ये ओवरहेड लाइन में लंबाई बढ़ाने के लिए होता है दोस्तों। तो प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बेटन पर TRS केबल, TRS का पूरा नाम होता है टेप रबर सीट, टफ रबर सीट। तो इसका उपयोग अपन क्यों करेंगे, तो ये कम वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। अगर मध्यम वोल्टेज के लिए हो तो फिर CTS केबल काम में लेते हैं, केब टाइड CSG को अपन बोलते हैं। ये तो होता है टफ रबर सीट। अगला क्वेश्चन है, से अधिक पर अंडरग्राउंड प्रणाली काम नहीं करती। सामान्यतः अंडरग्राउंड केबल हम 66 किलोवोल्ट तक ही काम में लेते हैं दोस्तों। प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सब स्टेशन में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं होगा। देखो सब स्टेशन में सीरीज कैपेसिटर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और शंट रिएक्टर तो होंगे, जबकि एक्साइटर का कोई काम नहीं है। ये केवल उत्पादन केंद्र में ही होंगे क्योंकि ये जनरेटर के रोटर को एक्साइट करने के काम आते हैं। तो प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट में आइसोलेटर को कब डिस्कनेक्ट करेंगे। आइसोलेटर दोस्तों हमेशा नो लोड पर ऑपरेट होता है, हम कई बार प्रश्न इस पर बता चुके हैं, यानी जब लाइन में कोई करंट नहीं होता है तब। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए न्यूट्रल अर्थ फिट कितने होने चाहिए। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार ही सामने आ रहा है। प्रश्न का उत्तर सी होगा कि कम से कम 3 अर्थ फिट होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार प्रकार का होता है और उसकी सेकेंडरी साइड में स्टार के न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है। दोस्तों ये अर्थिंग हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए, किसी भी शर्त में ये अर्थिंग फेल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्योंकि ये उपभोक्ता को सप्लाई जाती है दोस्तों। इसलिए न्यूट्रल तार को जहां हमने ग्राउंड कर रखा है उसके लिए अर्थ फिट कम से कम 3 होने चाहिए, ताकि एक फेल हो जाए तो भी कोई बात नहीं, 2 फेल हो जाए तब भी दिक्कत ना आए। मतलब क्वेश्चन है, कोरोना डिस्चार्ज को कम करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, कोरोना चालकों के बीच दूरी पर भी निर्भर करती है, चालकों को दूर दूर लगा देंगे तब भी कोरोना कम हो जाएगा। चालकों के व्यास पर भी निर्भर करती है, यानी मोटा तार अगर होगा तो कोरोना कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम है मोटा तार होगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। और उन रिंग का इस्तेमाल करके ये भी सही है, बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल करके तो दोस्तों ये भी सही है। इसलिए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई, कि सारे उपाय सही है। नेक्स्ट है, महो रिले ट्रांसमिशन लाइन में लगती है। दोस्तों महो रिले लगती है जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की होगी, इसलिए प्रश्न का उत्तर ई होगा कि सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता का कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट और अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। उपभोक्ता का मांग गुणक कितना है। दोस्तों मांग गुणक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है मैक्सिमम मांग बटे कनेक्टेड लोड, यानी अधिकतम डिमांड कितनी थी और संयोजित लोड कितना है। देखो अधिकतम मांग है 1.5 और कनेक्टेड लोड है 2 किलोवाट का दोस्तों। तो उत्तर कैलकुलेट करोगे तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा सी 0.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम के विभिन्न सर्किट की व्यक्तिगत मांगों का अधिकतम मांगों का योग और सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात डाइवर्सिटी अनुपात कहलाता है, डाइवर्सिटी गुणांक कहलाता है। प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। डिमांड फैक्टर है जो अभी अपन ने देखा था कि अधिकतम मांग और कनेक्टेड लोड। लोड फैक्टर का होता है कि मैक्सिमम लोड कितना है और मैक्सिमम डिमांड कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच का ज्यादातर इस्तेमाल वहां होता है जहां ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना हो। दोस्तों न्यूट्रल और फेज दोनों को एक साथ अगर काटना हो तो डबल पोल होने चाहिए और थ्रो सिंगल होना चाहिए। थ्रो सिंगल का मतलब है एक ही बटन को हम ऑपरेट करें लेकिन फेज न्यूट्रल दोनों एक साथ हो जाए। सामान्यतः हम इनको डीपी या आइसोलेटर के नाम से भी जानते हैं, यानी डबल पोल टाइप के जो होते हैं ना वो। तो डबल पोल तो हो, लेकिन अब डबल पोल के 2 ऑप्शन दे रखे। तो डबल पोल डबल थ्रो का मतलब तो हो गया 2 रास्ते एक साथ। हाँ ठीक है, थ्रो का मतलब है कि अलग अलग हो गया वो। तो प्रश्न का उत्तर ए करेंगे
ये थ्रो एक ही है, यानी ऑपरेटिव स्विच एक ही है, जिसको हम ऑन या ऑफ करेंगे तो दोनों की सप्लाई एक साथ बंद होगी, एक साथ ऑन होगी। तो प्रश्न का उत्तर दोस्तों ए रहेगा।